हाय गाइस। तो अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक राइट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हो फॉर 2026। अब जहां पर हम स्क्रैच से समझेंगे कि कैसे आपको अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है, नंबर ऑफ फंड्स डिसाइड करने हैं और उन फंड्स में से किस तरीके का आपको सेक्टर रोटेशन रखना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे विद टाइम। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, अ क्विक डिस्क्लेमर। इस वीडियो का फोकस है कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक कंप्लीट फ्रेमवर्क सिखाया जा सके, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सको। और इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको कोई भी बाय सेल टिप देना नहीं है, और जिन भी फंड्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे उनको हम केवल एक एग्जाम्पल के लिए यूज करेंगे, तो प्लीज उसको किसी भी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब जब भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि वो कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्हें हमें अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल भी लगता है, बिकॉज फंड्स ही डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में आपको अपने पोर्टफोलियो में किस तरीके के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि यही इन्वेस्टिंग अप्रोच रीजन है कि लास्ट 1 ईयर में मैक्सिमम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज हर एक डिफरेंट कैटेगरी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और उन पर्टिकुलर कैटेगरीज में भी जो डिफरेंट फंड्स होते हैं उनकी भी इन्वेस्टिंग स्टाइल डिफरेंट होती है। जैसे कि एक ही कैटेगरी कोई एक फंड जो है वो ग्रोथ पे ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसी कैटेगरी में दूसरा कोई फंड हो सकता है जिसका अप्रोच वैल्यू ड्रिवन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी और कौन से जो फंड है उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल सूटेबल है। और उसके लिए सबसे पहले आपको रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड को समझना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर टू टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग पिरामिड। लेफ्ट हैंड साइड में जिस पिरामिड को हम देख रहे हैं उसका नाम है इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड, और राइट हैंड साइड पे जो आप पिरामिड देख रहे हो उसको हम रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड है ये वो इन्वेस्टिंग रूल है जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स फॉलो करते हैं, जहां पर हमारा सबसे पहला प्राइमरी फोकस रहता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कहां पर करनी चाहिए। इसीलिए अगर आप देखो तो बेस में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है योर इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर लोग फंड्स डिसाइड करते हैं कि कौन से फंड्स में उनको एलोकेशन करना चाहिए। फिर उन फंड्स के रिटर्न्स वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट टाइमिंग करते हैं, टैक्स एफिशिएंसी फोकस करते हैं और बैठ के प्रिडिक्शंस करते हैं। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टिंग के जो गोल्स हैं उनको मीट नहीं कर पाते। बल्कि एक्चुअली में आपको अपने अगर गोल्स को रीच आउट करना है तो आपको एक रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड को फोकस करना चाहिए, जो कि आपको राइट हैंड साइड पे देखने को मिल रहा है। जहां पर रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड ये कहता है कि लॉन्ग टर्म में आप अपने इन्वेस्टिंग गोल को रीच कर सकते हो या नहीं, ये 10% केवल डिपेंड करेगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट किन फंड्स में करी है, और 90% अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। जिसमें सबसे पहला फैक्टर जो आपको देखना होता है वो है गोल, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके लॉन्ग टर्म में क्या गोल है, पहले आपको उनको डिसाइड करना होता है। उस गोल्स के अकॉर्डिंग फिर हमें एक प्लान बनाना होता है जो कि हमारा सेकंड स्टेप होता है। उस प्लान के बेसिस पे हम एक एलोकेशन डिसाइड करते हैं। उस एलोकेशन के बाद हम इन्वेस्टिंग के बिहेवियर्स को समझते हैं, और एंड में हम डिसाइड करते हैं कि उस एलोकेशन के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे फंड्स हैं उन कैटेगरीज में जिनको हमें सिलेक्ट करना चाहिए अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। सो इसी पूरे इन्वेस्टिंग पिरामिड को हम बॉटम से लेकर टॉप तक आज समझेंगे। जहाँ पर सबसे पहले अगर हम गोल की बात करें तो गोल के केस में यहाँ पर अपने आप से आपको दो क्वेश्चंस पूछने हैं। सबसे पहला कि आपका इन्वेस्टिंग होराइजन कितना लंबा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इक्विटीज़ में इन जनरल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टिंग होराइजन एटलीस्ट 3 to 4 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। और इक्विटीज़ में भी अगर आप ज़्यादा रिटर्न्स को टारगेट कर रहे हो, यानी स्मॉल कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तो उसके केस में आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन अपने आप से आपको पूछना है वो ये है कि आप कितने परसेंट की जो रिटर्न है वो टारगेट कर रहे हो। अब अगर हम बात करें कि हम ये कैसे डिसाइड करें कि कितने रिटर्न्स हमें टारगेट करने चाहिए, तो इसका एक सिंपल मैथमेटिक्स मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट से, जो कि है एफडीज। एफडीज के केस में इन जनरल आपको 6 से लेकर 7% के बीच में रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपका जो कैपिटल होता है वो 100% सेफ रहता है आरबीआई की तरफ से। तो इससे ज़्यादा रिटर्न्स हम इक्विटी से चार्ज करेंगे। अब एफडी से ज़्यादा जो सेकंड एसेट क्लास आते हैं, जो कि एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स हमें देगा बट इक्विटी से सेफ रहेगा, वहाँ आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में अगर आप ए रेटेड बॉन्ड्स तक देखोगे तो आपको एक सेफ ए रेटेड बॉन्ड में 9 to 10% के रिटर्न्स एनुअली देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगेन एफडी से तो ज़्यादा रिस्की रहेंगे, पर यहीं आपको ये इक्विटी से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे।
तो अगेन अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको समवेयर बिटवीन 12 to 14% के रिटर्न्स टारगेट करने चाहिए, जो कि एक स्टार्टिंग रीजनेबल रिटर्न्स होने चाहिए। अब इससे ऊपर अगर आप जाते हो यानी 16 to 18% रिटर्न्स, तो वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाएगा और फर्दर जैसे जैसे अपनी रिस्क एपिटाइट बढ़ाते जाओगे उस अकॉर्डिंग आपके जो एलोकेशन है वो चेंज होता जाएगा। तो अब यहाँ पर रिटर्न्स वाले फैक्टर को बेटर समझाने के लिए एक टेबल मैंने आपके लिए बनाई है फॉर द रेफरेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेबल मैंने बनाई है जहाँ पर 3 केसेस हमने लिए हैं। केस 1 जहाँ हमने लो रिस्क सिनेरियो लिया है, केस 2 जहाँ पर हमने मॉडरेट रिस्क सिनेरियो लिया है, और केस 3 यहाँ पर हमने हाई रिस्क सिनेरियो लिया है जहाँ पर हम फास्टर रिटर्न्स को टारगेट कर रहे हैं। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने 10,000 रुपीज़ कंसिडर किया है, पर यहाँ पर मैंने XYZ इसीलिए लिखा है बिकॉज मैटर नहीं करता कि आप कितना इन्वेस्टमेंट फोकस कर रहे हो हर महीने करने का, बेटर ये करेगा कि किस तरह का अप्रोच आप रखोगे, तो उस तरीके से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आप डिजाइन कर सकते हो। अब अमाउंट के बाद हमने स्टेप अप SIP में 6% एनुअल स्टेप अप को कंसीडर किया है। इस बिकॉज अगर आप देखो तो इंडिया में इन जनरल आपको लॉन्ग टर्म में 5% के अराउंड का इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप 6% का एक स्टेप अप एनुअली रखोगे तो लॉन्ग टर्म में आपके जो रिटर्न्स है उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा, और वो कैसे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पर पहले अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स के केस में हमने लो रिस्क कैटेगरी में जैसे डिस्कस किया था कि एटलीस्ट हम 12 to 14% के पर एनम रिटर्न्स टारगेट करेंगे। मॉडरेट रिस्क में हमने 14 to 16% के रिटर्न्स को टारगेट किया है, और हाई रिस्क सिनेरियो में अगर आप 16% के रिटर्न से ज़्यादा पर एनम टारगेट करते हो तो वो एक हाई रिस्क सिनेरियो हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ पर जो हमने 6% का स्टेप अप रखा है इसको रखना ज़रूरी क्यों था, और इसके बिना आपके जो रिटर्न है वो किस तरीके के दिखेंगे। तो लेट सपोज यहाँ पर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करते हो, और यहाँ पर आपको 13% पर एनम के रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में मिलते हैं, जो कि एक सेफ काइंड ऑफ रिटर्न्स माने जाते हैं इक्विटी के केस में। और ये इन्वेस्टमेंट आप SIP की 20 ईयर्स तक करते हो, तो 20 ईयर्स में आप 24 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करोगे, जिसपे आपके ओवरऑल जो रिटर्न बनेगा वो बनेगा 90 लाख रुपीज़ का, यानी आपका कॉर्पस होगा आज से 20 साल बाद 1.14 करोड़ का। इसमें आपको ये अमाउंट अभी तो ज़्यादा लग रहा होगा, पर इसी केस में अगर आप 5% का इन्फ्लेशन रेट बढ़ा दोगे एज यू कैन सी, तो 5% के इन्फ्लेशन रेट को बढ़ाने के बाद यही अमाउंट आपको आज से 20 ईयर्स बाद जो एक्चुअल वैल्यू दिखाएगा उस अमाउंट की वो 43 लाख की वैल्यू होगी, जो कि एक्चुअली में आपके लिए वर्ड एनफ नहीं होगा कि अपनी लाइफ में आप इवन एक प्रॉपर्टी भी इससे बाय कर सको। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे लिए स्टेप अप SIP करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहीं स्टेप अप SIP का केस अगर आप लोगे, इसी 10,000 रुपीज़ की SIP का अगर यहाँ पर भी केस लो कि हम 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP यहाँ पर करते हैं, 6% से अपने एनुअलाइज स्टेप अप करते हैं, और इस केस में भी हमें 13% पर एनम के रिटर्न्स मिलते हैं, और इस SIP को भी हम 20 ईयर्स चलाते हैं। तो अब इस केस में केवल 6% अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाने से आपको जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी एक्चुअली में आफ्टर 20 ईयर्स 1.6 करोड़ रुपीज़ की होगी आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में एक्चुअली में जो आपका कॉर्पस है उससे काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको क्रिएट देखने को मिलेगा इन द लॉन्ग रन। तो अब इसके बाद आ जाता है हमारा अगला स्टेप कि लेट सपोज यहाँ पर हम मॉडरेट रिस्क का जो सिनेरियो है उसको कंसीडर कर लेते हैं, जहाँ पर हम 14 to 16% की जो रिटर्न्स है उनको टारगेट कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हमें ये डिसाइड करना है कि इन टारगेटेड रिटर्न्स को अचीव करने के लिए किस तरीके का एलोकेशन हमें रखना चाहिए। तो इस चीज़ को हम डिफाइन करने के लिए और अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के लिए एक एलोकेशन कैलकुलेटर मैंने आपके लिए बनाया है, जिसको मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है, प्लस इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आप इस कैलकुलेटर को देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सबसे पहला जो केस है वो हमें FD का देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इन जनरल आपको 6.5% के रिटर्न देखने को मिलते हैं इन द लॉन्गर रन। तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर करके नहीं चलेंगे, और उसके बाद की जो सारी ऐसी क्लासेज हैं जो मैंने कंसीडर करी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कॉर्पोरेट बॉन्ड, जिनमें हमने इंटरनल 9% का रिटर्न माना है कि हमें सेफर मिल जाते हैं इसमें रिटर्न। गोल्ड को हमने कंसीडर किया है बिकॉज हम देख रहे हैं कि गोल्ड के रिटर्न्स पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में गोल्ड ने 14% पर एनम के रिटर्न्स दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप डाइवर्सिफाई या फिर एलोकेशन कर सकते हो। इसमें मैंने सिल्वर इसीलिए इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज सिल्वर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एसेट क्लास है, जिसके केस में आपको पास में 80 to 90% के फॉल देखने को मिले हैं, और फिर इन फॉल के बाद एटलीस्ट 1 to 2 डेकेड्स तक सिल्वर में ऐसा भी सिनेरियो देखने को मिला है जहाँ पर कोई भी सिल्वर ने रिटर्न्स नहीं दिए। तो उसके फ्लक्चुएटिंग नेचर की वजह से मैंने जो सिल्वर है उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। तो गोल्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड के बाद अगर आप इक्विटी की प्योरली बात करोगे तो इसमें मैंने 5 डिफरेंट इक्विटीज़ के जो ऐसे क्लासेस हैं उनको लिया है। पहले मैंने निफ्टी 100 के केस लिया है और निफ्टी 50 को नहीं लिया है बिकॉज निफ्टी 100 में हमें इंडिया की टॉप लार्ज कैप कंपनीज जो है 100 उनकी लिस्ट देखने को मिल जाती है, जिन्होंने लॉन्ग टर्म में 12.60% के रिटर्न दिए हैं, तो यहाँ पर हमने उनको कंसिडर कर लिया है। सेकेंडली हमने जो एसेट क्लास ली है वो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के लिए है, जिनके लॉन्गर रन में हमें 15% के एवरेज रिटर्न देखने को मिलते हैं। फ्लेक्सी कैप हमने कैटेगरी कंसीडर किया है जिनके एवरेज रिटर्न लॉन्ग टर्म में 16.5% के हैं। निफ्टी स्मॉल कैप को हमने कंसीडर किया है, जहां पर निफ्टी स्मॉल कैप 250 के लॉन्गर रन में 18% पर एनम के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं।
और यहाँ पर हमने एक फैक्टर इंडेक्स को भी कंसीडर किया है जो कि है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, जो कि हमें लॉन्गर रन में स्मॉल कैप से भी ज्यादा रिटर्न्स देता है। बिकॉज इस इंडेक्स में निफ्टी 500 में से 50 कंपनीज ऐसी सिलेक्ट की जाती हैं जो कि मोमेंटम वाइज एक अपवर्ड स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रही हों, जहाँ पर निफ्टी 500 कंपनीज को एक मोमेंटम स्कोर प्रोवाइड किया जाता है और उस मोमेंटम स्कोर के अकॉर्डिंग जो टॉप 50 कंपनीज निकल के आती हैं उन कंपनीज को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया जाता है और ये इंडेक्स हर 6 मंथ्स में शफल होता है। अब अगर आप चाहते हो कि इस पूरे इंडेक्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मोमेंटम 50 लिख दीजिएगा और इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, इसमें मैंने ये जो सारे इंडाइसिस लिए हैं इनके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि मैंने जो रिटर्न्स टारगेट किए थे वो लॉन्गर रन में 15% पर एनम के रिटर्न्स टारगेट किए थे। तो यहाँ पर मैं अपने जो 100% का एलोकेशन है पोर्टफोलियो का वो इस तरीके से डिजाइन करूंगा कि मैं किस तरीके से 15% की रिटर्न्स सेफेस्ट वे में टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मान के चलिए मैंने अगर 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट करी, 20% एलोकेशन गोल्ड में रखा, निफ्टी 100 इंडेक्स में मैंने 30% एलोकेशन रखा बिकॉज यहाँ पर भी मुझे सेफ रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। तो फ्लेक्सी कैप में 20% जो रिटर्न्स है अपना पोर्टफोलियो है वो रखा और जो हमारे बाकी का बचा हुआ पोर्टफोलियो 10% है उसको मैंने स्मॉल कैप में रखा। इसमें मेरा 100% एलोकेशन यहाँ पर हो गया जैसा आपको देखने को मिल रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द पास्ट रिटर्न्स ऑफ दिस कैटेगरी जो इस पूरे एलोकेशन के चलते मुझे रिटर्न्स मिलेंगे वो है 13.48% का, पर मेरे तो 15% के टारगेट है तो यहाँ पर मुझे अपने एलोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो लेट सपोज यहाँ पर मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो एलोकेशन है उसको 10% कर देता हूँ। फर्दर यहाँ पर मैं अपना 10% इसको करके जो निफ्टी 100 है इसको भी अपना एलोकेशन 30% की जगह 20% कर देता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने अपने बाकी मोमेंटम इंडेक्स में 0% के रिटर्न्स रखे हैं उसको बढ़ा के मैं 20% कर देता हूँ। तो अगर आप मैं ऐसा करूंगा तो अभी मेरा एलोकेशन 100% का हो रहा, पर ऐसे में जो मेरे टारगेटेड रिटर्न्स है अब वो 15.36% के आ रहे हैं। और बेस्ट बात ये है कि अगर मैंने इस एलोकेशन को 100% से ऊपर बढ़ाया, फॉर एग्जांपल इसी एलोकेशन में मैं मिड कैप में अगेन 20% और कर दूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एलोकेशन 120% का हो गया। यानी आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर 100% की एलोकेशन करना चाहिए। तो ये जो आपका कैलकुलेटर है ये आपको गलत एलोकेशन डिसाइड करने ही नहीं देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने जो रिटर्न्स है उनको टारगेट अचीव करने के लिए किस तरीके का एलोकेशन रखना चाहिए। अब आफ्टर द एलोकेशन डिसीजन अब सवाल आता है कि इन सारे ही फंड्स जो कि इक्विटी के केस में है इनमें हमें राइट फंड्स अपने लिए कैसे सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि निफ्टी 100 के केस में और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है ये इंडाइसिस अपने आप में है। तो इस केस में मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप इंडेक्स फंड के साथ ही जाओ, जहां पर इंडेक्स फंड के केस है मोस्ट ऑफ द इंडेक्स फंड से में आपको एक्सपेंस रेशियो पहले तो काफी कम देखने को मिलता है बिकॉज ये पैसिव फंड्स होते हैं और बिकॉज ये पैसिव फंड्स इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं तो इनके केस में आपको जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तो निफ्टी 100 के केस में और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 फंड के केस में आप किसी भी एक इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेंस रेशियो। तो अब इसके बाद बचते हैं 3 फंड्स, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। तो इस केस में इन सारी कैटेगरी में जितने भी एक्टिव फंड्स वर्क कर रहे हैं उनका केस हम लेंगे और उनको डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट करेंगे और फिर एट द एंड हम डिसाइड करेंगे कैसे आप उन सारी कैटेगरी के फंड्स में से कुछ टॉप फंड्स अपने अकॉर्डिंग अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पूरी ही टेबल में मैंने सबसे पहले स्मॉल कैप जो फंड्स है उनका केस आपको शो किया है। तो स्मॉल कैप के केस में अगर आप टोटल फंड्स देखो तो इनकी लिस्ट में आपको ऑलमोस्ट 31 फंड्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी और इन फंड्स को मैंने डिफरेंट जो डेटा पॉइंट्स है उनके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है, जहाँ पर मैंने AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट लिया है, सेकंड CAGR रिटर्न्स लिए 3 और 5 ईयर्स के, एक्सपेंस रेशियो वाला फिल्टर लिया है, 3 ईयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स लिए कंसिडर किए हैं, इनके फंड्स में कितना इन्होंने अल्फा जनरेट किया है लॉन्ग टर्म में यानी रेगुलर मार्केट कंपैरिजन में कितना आउटपर्फॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को वो ये बताता है अल्फा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमने कंसिडर किया है जो कि हमें ये बताता है कि फंड ने जब मार्केट फॉल हुआ तो उसमें ड्रॉडाउन किस फंड ने कितना दिखाया। शार्प रेशियो जो है ये हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है कि एक फंड के केस में जितना वो पर यूनिट रिस्क ले रहा है उसी कंपैरिजन में कितना रिटर्न्स वो दे रहा है और ये नंबर जितना ज़्यादा रहता है वो फंड उतना ही बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। और जहाँ भी आपको ये जो नंबर है मिसिंग देखने को मिल रहा है इसका मतलब है यहाँ पर जो शार्प रेशियो वो नेगेटिव है। पी रेशियो में इस फंड की वैल्यूएशन बताता है। फिर अगेन हमने एक फिल्टर लिया है 3 ईयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न्स डिवाइडेड बाय एक्सपेंस रेशियो, यानी जितना एक्सपेंस रेशियो एक फंड को पे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो एवरेज रोलिंग रिटर्न 3 ईयर्स में अच्छे पे हमें कर रहा है या नहीं, और ये वैल्यू भी जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना बेटर है। और कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है वो यहाँ पर हमने एक अलग से उसका इंडेक्स लिया है। और सॉर्टेनियो रेशियो अगेन हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस दिखाता है एक फंड की। तो अब इसी केस में हमारा सबसे पहला फिल्टर रहेगा जहाँ पर हम ऐसे फंड्स को हटा देंगे जिनका हमें टोटल जो AUM साइज है
वो 5000 करोड़ से कम का देखने को मिलेगा। अब पर्टिकुलरली मैंने 5000 करोड़ से ये नंबर क्यों लिया है और क्या ये कोई हार्ड एंड पास रूल है? तो देखिए, आप चाहो तो ये नंबर कुछ भी ले सकते हो, बट मैंने 5000 करोड़ इसीलिए लिया है बिकॉज अगर किसी फंड का मान के चलिए AUM कम रहता है तो उसका फोकस रहता है कि वो ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करे और उसके चलते बेटर रिटर्न्स वो अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दे पाए। पर ऐसे केस में ये रिस्क होता है कि फास्टर रिटर्न्स के चलते कई बार वो इतना ज़्यादा रिस्क ले लेता है कि अगर मार्केट्स में हेडविंड्स हमें देखने को मिले तो उसी केस में हमें ड्रॉडाउन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे केस है बिकॉज इस पूरी इंडस्ट्री में स्मॉल कैप में ऑलरेडी 31 फंड्स है, तो मैंने अगर 5000 करोड़ का AUM का जो फिल्टर लगाया उसके बाद ऑलरेडी मेरे पास शॉर्टलिस्ट होकर यहाँ पर 17 फंड्स की लिस्ट बचती है। अब इसके बाद मेरा जो अगला फिल्टर आता है वहाँ पर मैं सबसे पहले ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे फंड्स को हटा दूंगा जिन्होंने 3 इयर्स के CAGR रिटर्न्स अभी अपने कंप्लीट नहीं किए हैं। तो उसी केस में मोतीलाल ओसवाल जो स्मॉल कैप फंड है इसमें यहाँ पर एक रेड साइन आ जाएगा बिकॉज के 3 इयर्स के CAGR रिटर्न 0 है बिकॉज 3 इयर्स को कंप्लीट नहीं किए हैं। सेकेंडली, हम एक्सपेंस रेशियो के केस में एवरेज एक्सपेंस रेशियो से ज़्यादा जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो है उनको एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पूरी कैटेगरी में एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.6 से लेकर 0.7 का हमें देखने को मिल रहा है। तो 0.75 या 0.8 से ऊपर जिसके भी एक्सपेंस रेशियो है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक्सपेंस रेशियो ऑफ 0.9 जो हमें आदित्य बिरला और फ्रैंकलिन के केस में देखने को मिल रहा है उसको हमने मार्क कर दिया है। अब अगला हमारा जो फिल्टर आएगा वो आएगा अल्फा का, जहाँ पर एक फंड के केस में कितना अल्फा उसने बेंचमार्क के कंपेयर में जनरेट किया है उसको हम देखेंगे। तो एवरेज अल्फा अगर आप देखो तो 8 से ज़्यादा ही अल्फा बाकी सारे फंड्स ने जनरेट करके दिया है। तो इस एवरेज 8 जो नंबर है इससे नीचे जिसका भी अल्फा रेशियो है उसको मैंने यहाँ पर मार्क किया है। तो आप देख सकते हो कि इन सारे ही फंड्स ने इनका जो अल्फा है वो 8 से नीचे हमें देखने को मिल रहा है, तो इनको अगेन हम मार्क कर देंगे। और लास्टली हम यहाँ पर 3 इयर्स के एवरेज रोलिंग रिटर्न्स बाय एक्सपेंस रेशियो केस में जो एवरेज अगर आप नंबर देखोगे इस डेटा का भी तो वो 330 का हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 30 से नीचे जिसने भी एवरेज रोलिंग रिटर्न एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन में दिए है कम उनको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 जो नंबर है ये हमें 30 से नीचे देखने को मिल रहे हैं, इनको हमने मार्क कर लिया। तो इन सारे ही जो फैक्टर्स के बेसिस पर हमने जो फंड्स को मार्क किया है इनके बेस पे हम इनको एलिमिनेट कर देंगे। तो फर्दर इस एलिमिनेशन के बाद हमारी जो लिस्ट है वो अब शॉर्टलिस्ट होकर 9 फंड्स हमारे पास बचते हैं। अब इससे फर्दर हमें टॉप 4 या 5 फंड्स अगर पहुंचना है तो शार्प रेशियो में जिनमें सारे हमें नेगेटिव शार्प रेशियो या सॉर्टिनो रेशियो वाले फंड्स देखने को मिल रहे हैं हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जहाँ पर भी ये डेट मेंशन है यानी ये सारी जो सॉर्टिनो रेशियो या शार्प रेशियो है ये नेगेटिव है, तो इनको अगेन हम मार्क कर लेंगे। तो इनको मार्क करने के बाद अगर आप देखोगे तो हमें स्मॉल कैप में 4 फंड्स है जो हमारी जो लिस्ट है वो बचते हैं। अब ये जो 4 फंड्स है ये अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल रहेंगे। जैसे कि फॉर सपोज अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिससे केस में उसे एक ऐसा फंड चाहिए जो वैल्यूएशन वाइज चीप मिल रहा हो और जिससे केस में हमें ड्रॉ डाउन यानी फॉल होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम देखने को मिली हो। तो इसी केस में अगर आप देखो तो बंधन स्मॉल कैप के केस में PE रेशियो भी 20 का है जो कि इन सारी फंड से कंपेरिजन में सबसे कम है, और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के केस में भी ये 24 पर का ड्रॉ डाउन हमें शो किया है जो कि अदर फंड के कंपेरिजन में कम है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बंधन स्मॉल कैप सही रहेगा जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। और अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव फंड चूज कर रहा है तो उसके केस में आप देख सकते हो ऐसा फंड जो कि अल्फा जिसने ज़्यादा जनरेट किया हो। तो अगर अलग अलग इन्वेस्टर जो है वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेम प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने फ्लेक्सी कैप और मिड कैप्स के अकॉर्डिंग जो फंड्स है उनको भी शॉर्टलिस्ट किया है। जहाँ पर अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इस पूरे इंडेक्स में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 43 फंड्स देखने को मिलते हैं, जिनको अगेन सबसे पहले हमने AUM के बेस पे फिल्टर आउट किया है। जिनके 5000 करोड़ से कम के AUM थे उनको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है। AUM के बाद अगेन हमने वो सारे ही फिल्टर इधर अप्लाई किए हैं जो कि हमने पहले की फंड्स में लगाए थे, जैसे कि शॉर्टिनो रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और थ्री ईयर CAGR रिटर्न्स, अल्फा एंड बाकी सारे फिल्टर्स। और इनके बाद भी अगर आप देखो तो फ्लेक्सी कैप में आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 फंड्स देखने को मिलते हैं, जिनको अगेन आप प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि आपको ज़्यादा एग्रेसिव फंड चाहिए या फिर एक सेफ चलने वाला और कम वैल्यूएशन वाला फंड चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपने आप फंड को सिलेक्ट कर सकते हो। जहाँ पर ये जो टॉप फंड्स है इन सारी लिस्ट को शॉर्टलिस्ट करने के बाद बचते हैं। अदर देन दिस सेम चीज़ अगर आप मिड कैप फंड्स में देखोगे तो इसी सेम प्रोसेस को हमने मिड कैप फंड्स में भी इंप्लीमेंट किया है। और मिड कैप फंड्स में भी इस पूरे ही प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के बाद ये जो 6 फंड्स है वो आपको टॉप की जो लिस्ट है उसमें बचते हैं, जिसको आप अगेन इसी जो सारी प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। सो ये था वो पूरा ही प्रोसेस जिसके थ्रू अब जो हमारे मिड कैप, स्मॉल कैप या जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें अपने अकॉर्डिंग एक सही फंड को सिलेक्ट कर सकते हो।
और ये जो पूरा शॉर्ट लिस्टेड प्रोसेस का हमारा पूरा ही डेटा है, इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए फंड सिलेक्ट कर सको। अब यहाँ पर ये जो तीनों ही फंड्स का हमने पूरा ही डेटा लिया है और जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस आपको दिखाया है, ये भी डेटा मैं आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को आप समझ भी पाओगे और अपने अकॉर्डिंग इसमें सही फंड सिलेक्ट भी कर पाओगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।